हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट का सेकंड लेक्चर। फैक्ट्री एक्ट के सेकंड लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि फैक्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया था, फैक्ट्री क्या होती है और ऑक्यूपायर कौन होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर। मतलब हमें पढ़ना है कि हेल्थ और सेफ्टी और वेलफेयर वर्कर के बारे में पढ़ना है। तो वर्कर के किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है? वर्कर के 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? एक उसकी हेल्थ के बारे में पढ़ना है, उसकी सेफ्टी के बारे में पढ़ना है और उसकी वेलफेयर के बारे में पढ़ना है। हमें ये 3 चीज़ें पढ़नी है, हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में और वेलफेयर के बारे में। ये तीनों चीज़ें हमें पढ़नी है। फैक्ट्रीज़ एक्ट में ये बताया गया है। मेनली फैक्ट्री एक्ट में जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमारा एग्जामिनर, मेनली इसी में से पूछेगा। वो मेन पॉइंट यही है। ये 3 ही मेन पॉइंट हैं इसके एग्जामिनर के पूछे जाने के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हेल्थ के बारे में पूछ लेगा कि हेल्थ के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजंस हैं, सेफ्टी के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजंस हैं और वेलफेयर के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि हेल्थ और सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमें अभी तक पता नहीं है। चलिए हेल्थ के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना है। हेल्थ, The act deal with the provision ensuring the health of the worker in condition under the which work is carried on factories। मतलब कहना चाहता है कि जो ये एक्ट डील करता है, ये एक्ट किस चीज़ से डील करता है? जो प्रोविज़न इंश्योरिंग करता है कि हेल्थ ऑफ द वर्कर, किसका इंश्योर करता है? इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ द वर्कर। क्या? हेल्थ किसकी? वर्कर की। इन कंडीशन ऑफ द वर्क विच वर्क इज कैरिड ऑन फैक्ट्री। वो वर्कर जो बिजनेस जो फैक्ट्री को काम करते वक्त चलाते हैं, जो वो वर्कर जो फैक्ट्री को चलाते हैं, उनकी हेल्थ को ये एक्ट डील करता है। और उसमें कुछ ये प्रोविजंस गिवन है। कौन कौन से? ये नीचे जो प्रोविजंस गिवन है, क्या है ये? जो हेल्थ ऑफ द वर्कर है, हेल्थ ऑफ द वर्कर जो अंडर कंडीशन से आती है। कौन से कंडीशन? विच, जहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट में ये वर्कर काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में ये वर्कर काम करते हैं, उसके अंदर ये एक्ट डील करता है। और वो कौन कौन से प्रोविज़न है जो डील करता है? ये जो नीचे ये सब दिए गए हैं, ये प्रोविज़न से ये एक्ट यहाँ पे डील करता है। पहला क्या है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। मुझे पता चला है, कुछ एनालिटिस्टिक मैंने किया है, एनालाइज़ किया है कि बहुत कम लोग ये वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ मुझे आपसे ये निवेदन है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं अपने लॉ के सब्जेक्ट में पेपर नंबर 6 में, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस के आज तक कोई सफलता नहीं मिली है, तो आपको ये वीडियो देखनी ही ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम दोबारा पढ़ लेते हैं। तो इस हेल्थ प्रोविज़न में क्या क्या चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट? पहला, क्लीननेस। जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्लीन होना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे साफ़ सफाई ज़रूरी होगा ही। साफ़ सफाई नहीं करोगे तो वहाँ आपका मन तो लगेगा नहीं, और गंदगी होगी तो आपको बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो इसलिए इस एक्ट में कहा गया है कि क्लीननेस होना ज़रूरी है। तो सेक्शन 11 बोलता है क्लीननेस, ठीक है। एक्सेप्ट इन केसेस स्पेशली एग्जम्प्ट ऑल इनसाइड वॉल्स एंड पार्टीशंस, ऑल सीलिंग्स और टॉप ऑफ पैसेज and staircases in a factory shall be carried out at least one in every period of 14 months. The floor of every workman shall be cleaned at least one every week by washing using disinfectant where necessary some other method। क्या बोला है कि सभी जगह आपको वॉश करना पड़ेगा। एवरी फ्लोर जहाँ पे वर्कमैन काम करते हैं उसे हर वीक में तुम्हें उसे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, धोना पड़ेगा उसे, ठीक है। चाहे किसी भी मेथड से धो, ठीक है, लेकिन धोना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये कहता है क्लीननेस वाले में। सेकंड पॉइंट क्या कहता है?
डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंट सेक्शन 12 बोलता है जो चीज़ें डिस्पोज्ड है और वेस्ट है और जो इन्फ्लुएंट है वो सब के बारे में यहाँ नीचे बताया गया है। क्या है? सेक्शन 12 बताता है इफेक्टिव अरेंजमेंट शेल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन देयर इन। मैन्युफैक्चर प्रोसेस के दौरान जो चीज़ें डिस्पोज की गई या जो चीज़ें बेकार हैं उनके भी यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट की गई हैं एवरी फैक्ट्री में। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद बोलता है कि वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, वेंटिलेशन हवा आनी चाहिए, ऐसी एक विंडो होनी चाहिए जहाँ पे हमें एक एम्प्लॉई है वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में। ठीक है, कोई भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो चारों तरफ से ढका होना नीचे। मान लो ये एक फैक्ट्री है, ये क्या है? एक फैक्ट्री है। ठीक है, एम्प्लॉई का एक कमरा है, यहाँ पे वो काम कर रहा है, यहाँ पे एक कमरा है, यहाँ पे ये देखो ये एम्प्लॉय काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेंटिलेशन वाली खिड़की होनी चाहिए जिससे कि वो हवा आती जाती रहे। वेंटिलेशन अगर खिड़की नहीं रहेगी तो वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं रहेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा और आपका जो एम्प्लॉय है ये बीमार हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए। टेम्परेचर की बात क्या कह रहा है? मान लो यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, कोई एम्प्लॉय जो है वो जैसे कि कांच बनाने वाली फैक्ट्री में है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत हाई होता है क्योंकि जो कांच बनता है वहाँ पे आग बहुत लगती है, फायर बहुत होता है। ठीक है, आग ज़्यादा लगती है, आग से ही कांच बनता है हमारा। ठीक है, तो क्या है, ग्लासेस जो है वो आग से ज़्यादा बनती हैं। तो क्या है, ये टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर का भी ना एक मिक्स होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर एक अप डाउन नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए कि ज़्यादा हाई भी ना हो ज़्यादा कम ना हो। इसलिए तुम्हें वहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर में। बोलता है इफेक्टिव एंड सुटेबल प्रोविजन शेल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेन एवरी वर्कमैन एडिक्वेट ventilation by the circulation of fresh air and such a temperature will secure to worker employed therein reasonable condition of comfort and prevent injury to health inspected to fix standard certain cases। अगर हम वेंटिलेशन लगाएंगे तो फ्रेश एयर आएगी, टेम्परेचर होगा तो जो टेम्परेचर रहेगा जिससे कुछ कंडीशंस हैं, कंफर्ट जोन मिलेगा किसको? एम्प्लॉय को। जो हमारा एम्प्लॉय है, जो हमारा एम्प्लॉय मतलब जो वहाँ पे वेजेस वाले व्यक्ति काम कर रहे हैं, वर्कर जो काम कर रहे हैं, उनको कंफर्ट जोन भी मिलेगा। अगर आप उनको कंफर्ट जोन में नहीं रखोगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे और आपकी फैक्ट्री छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है? डस्ट एंड फ्यूम। डस्ट एंड फ्यूम का मतलब क्या है? डस्ट मतलब धूल होती है, डस्ट मतलब धूल। तो अगर एम्प्लॉय ऐसे काम कर रहा है, जो भी वर्कर जो हमारे हैं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, डस्ट उड़ता है, उसके बारे में क्या सेक्शन 14 बोलता है इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इनहेलेंस ऑफ डस्ट एंड फ्यूम दैट मे बी प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ डस्ट एंड फ्यूम प्रोड्यूस होते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ इनहेलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वहाँ पे हमें ऐसी मशीन लगानी पड़ेगी जिससे डस्ट एंड फ्यूम ना हो। ये हमारा हेल्थ का, ये हमने अभी तक 4 पॉइंट पढ़े हैं, 4th पॉइंट पढ़ लिया। अब आता है कि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन क्या है? सेक्शन 15 बोलता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। इससे ये होता है, आर्टिफिशियल मतलब जो कि एक नॉन नेचुरल पर्सन है, मतलब वो नेचुरल पर्सन नहीं है, नॉन नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल वही होता है। और ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उमस हो, वो से कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लगा देते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो। इन अ फैक्ट्री वेयर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड specific increase in the state government may be make a rule prescribing standard of humidification regulating the method used for artificial increasing humidity of the air and directing prescribed test of determining the humidity of the air to be correctly carried
and recorded and prescribing method to be adopted for securing adequate ventilation and cooling of the air and workmen. तो ये क्या करता है मेनली, ये मेनली करता है वेंटिलेशन लाता है, कूलिंग लाता है, किसके लिए, वर्कमैन के लिए. ये वेंटिलेशन एंड कूलिंग करता है फॉर फ्रेश एयर ऑफ द वर्कर. वर्कर के लिए वेंटिलेशन और कूलिंग करता है. ठीक है. सेकेंड थिंग, ओवर क्राउडिंग, मतलब ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा हौच पौच ना हो, ओवर क्राउडिंग. सेक्शन 16 बोलता है नो रूम इन एनी फैक्ट्री शुड बी ओवर क्राउड टू एन एक्सटेंट इंजुरियस टू हेल्थ ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड देयर इन. ऐसा कोई रूम ना हो जहाँ ओवर क्राउडिंग हो. कहाँ पे, फैक्ट्री में. एन एक्सटेंट इंजुरी टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड देयर इन. लाइटिंग, प्रॉपर लाइट होना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयर या जो वर्कर है जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए. तो सेक्शन 17 बोलता है लाइटिंग के बारे में. इन एवरी पार्ट ऑफ अ फैक्ट्री वेयर वर्कर आर वर्किंग और पासिंग देयर शुड बी प्रोवाइड एंड मेंटेन सफिशिएंट एंड सुटेबल लाइट, नेचुरल और आर्टिफिशियल और बोथ. तो जहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, जहाँ पे वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, वहाँ पे लाइटिंग सुटेबल होनी चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल या बोथ. दोनों प्रकार का ये हो सकता है. आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो या बोथ, दोनों प्रकार का यहाँ पे काम हो सकता है. ड्रिंकिंग वाटर क्या बोलता है सेक्शन 18, इन एवरी फैक्ट्री इफेक्टिव अरेंजमेंट शुड बी मेड टू प्रोवाइड एंड मेंटेनेबल एंड सुटेबल पॉइंट्स conveniently situated for all workers employed there in a sufficient supply of workers wholesale में drinking water. तो ड्रिंकिंग एंड वाटर के बारे में पढ़ रहे थे. एवरी फैक्ट्री इफेक्टिव अरेंजमेंट शुड बी मेड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन एंड सुटेबल पॉइंट कन्वीनियंटली situated of all workers employed there in sufficient supply wholesale drinking, wholesale someone drinking. तो जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैं एम्प्लॉय बोल रहा हूँ तो इसका मतलब समझ ना वर्कर बोलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय बाबर ने जबान पे एकदम चख लिया है एम्प्लॉय वर्ड. तो एम्प्लॉय बोला उसका मतलब वर्कर समझना. ठीक है. तो जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर ज़रूरी है सभी वर्कर के लिए. ठीक है. अब लैट्रिन एंड यूरिनल्स क्या होता है, यूरिनल्स क्या होता है, मतलब वहाँ पे लैट्रिन एंड बाथरूम ज़रूरी होना चाहिए. क्यों भाई, इसलिए होना चाहिए क्योंकि इंसान है तो भाई उनको ज़रूरी है ये सब चीज़ें. इन एवरी फैक्ट्री सफिशिएंट लैट्रिन एंड यूरिनल accommodation of a prescribed type should be provided conveniently situated and accessible to workers separately for the male and female worker at the time while there are in factory. तो जो भी लैट्रिन या यूरिनल्स बनेगा तो सबके लिए सेपरेट बनेगा, सबके लिए सेपरेट बनेगा. मैन के लिए अलग और वुमेन के लिए अलग. तो मेल एंड फीमेल जो वर्कर है उनके लिए अलग अलग एक लैट्रिन या यूरिनल्स बनेगा. स्पिटून्स, स्पिटून्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे वर्कर है जिनको भाई तम्बाकू खाने का बहुत शौक़ होता है, तम्बाकू खाया फिर थूकने का कुछ मन हो, तो यहाँ स्पिटून्स बना हो. इन एवरी फैक्ट्री देयर शुड बी प्रोवाइड सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून्स इन अ कन्वीनियंट प्लेस एंड दे शैल बी मेंटेन इन ए क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन. और उनको हमें क्या करना है, क्लीन भी करना पड़ेगा, हाइजीनिक भी रखना पड़ेगा, हाइजीनिक कंडीशन भी रखनी पड़ेगी हमें वहाँ पे. अगर हम स्पिटून्स बना रहे हैं सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, तो हमें सभी फैक्ट्री में ज़रूरत है. ठीक है. ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा सफिशिएंट नंबर ऑफ कन्वीनियंट होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, और उसे हमें साफ़ भी रखना पड़ेगा और हाइजीनिक भी रखना पड़ेगा, जिससे कि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो उससे. ठीक है. तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है. बाकी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे तो हम सेफ्टी ऑफ वर्कर पढ़ेंगे, सेफ्टी ऑफ वर्कर पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच.